हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो यहाँ पर आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है। आज की क्लास होने वाली है हमारी सल्तनत काल पे। ठीक है, हिस्ट्री में आज हम क्या पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। वैसे कोशिश यही होगी कि आपका इसी वीडियो इसी क्लास में सारा सल्तनत जो है सल्तनत काल जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास अपनी। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास का, वो है सुमेलित करें। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है हमें। सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर देखना है निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर मैच होगा हमारा। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्या सही है, तो निजामुद्दीन औलिया मैच करेंगे दूसरे नंबर से। तो ये क्या थे, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संत थे। नेक्स्ट है मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन थे, तो मलिक काफूर को कहते हैं हजार दिनारी। ठीक है, हजार दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर मैच होगा, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो है नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किसने की थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था, दास राजवंश उखाड़ फेंका था। जो दास राजवंश था उसका अंत किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और जब बात इनकी यहाँ पर हो ही रही है तो इनके बारे में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें लिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की। तो निजामुद्दीन औलिया कौन थे, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को और क्या कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहते हैं। ठीक है, महबूब ए इलाही भी कहते हैं। किसे कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मलिक काफूर की। तो बात करते हैं मालिक कफूर की। तो मालिक कफूर कौन था, मालिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार देकर खरीदा था। ठीक है, मालिक कफूर को हजार दिनारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार देकर खरीदा था। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने 35 दिनों तक शासन भी किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने 35 दिनों तक शासन भी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को क्या बना दिया था, मलिक ए नायाब बनाया था। ठीक है, मलिक ए नायाब बना दिया था। मलिक ए नायाब बना दिया था किसे, मालिक कफूर को। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी को कहां पर कब खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को कब खरीदा था, तो ये खरीदा था गुजरात अभियान के दौरान। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल लिख लेते हैं। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि जो धारण की थी वो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा को भी प्रारंभ किया था। ठीक है, सिक्कों पर जो तारीख लिखने की प्रथा थी, तारीख लिखने की प्रथा जो थी सिक्कों पर, तारीख लिखने की प्रथा किस पर, सिक्कों पर
ठीक है। सिक्कों पर जो तारीख लिखने की प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट क्या बचता है? नेक्स्ट नेक्स्ट बचता है हमारे पास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में भी देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296 तक। ठीक है, 1296 ईस्वी तक। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ट्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। ठीक है, किसकी हत्या कर कर डाली थी? ट्यूमर्स की हत्या करके फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके दामाद और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? कब की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी और ये इसका दामाद और भतीजा दोनों था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ठीक है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो 1004 में हुआ था, नारायणपुर पर आक्रमण जो 1002 में हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 26 के बीच हुआ था, कालिंजर पर आक्रमण जो कि 1019 से 23 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सभी आक्रमणों में जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में क्या था और कहां पर क्या था? पेशावर में क्या था? ठीक है, कहां पर क्या था? पेशावर में क्या था? पेशावर कहाँ है इस वक्त? पेशावर जो है पाकिस्तान के अंदर है। और उसका अंतिम आक्रमण कब किया था? अंतिम आक्रमण क्या था? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में क्या था? और ये किसके विरुद्ध था? ये था जाटों के विरुद्ध। ये जाटों के विरुद्ध क्या था? ये इसका अंतिम आक्रमण था। 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था। और जो इसका सबसे चर्चित आक्रमण है वो आपको पता ही है, सोमनाथ का है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है वो बहुत फेमस आक्रमण है। 1025 में क्या था? और वहां पर इसके हाथ जो लगी थी वो 20 लाख दिनार संपत्ति इसके हाथ लगी थी। ठीक है, 20 लाख दिनार की जो संपत्ति है वो वहां पर लूटी गई थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति वहां पर लूटी गई थी। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर स्थित है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है इसका महत्वपूर्ण आक्रमण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित करें। ये कुछ यहाँ पर कर दिए गए हैं और यहाँ पर कर के नाम है। यहाँ पर कर है और यहाँ पर कर के नाम है, इन्हें हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कौन सा कर है? तो ये था खराज। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? खराज जो था वो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर था। नेक्स्ट है, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो 1/5 जो भाग है वो क्या था? वो था खुम्स। तो ये था खुम्स। नेक्स्ट है, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? जकात। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जकात। तो ये उश्र नहीं है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ये है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर।
उश्र, ठीक है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उश्र है और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात है, ठीक है। जकात क्या है? मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर है जकात, और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है उश्र। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, तो यहाँ पर एक कर रह गया है, इम्पोर्टेंट है वो भी, वो लिख लेते हैं, वो है जाजिया, ठीक है, वो है जाजिया। तो जाजिया क्या है? जाजिया है गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर। गैर मुसलमानों पर लगने वाला, गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है वो है जाजिया, ठीक है। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर जो है वो है जाजिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कर है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत घोषित कर दिया। तो ये एकदम करेक्ट है। इल्तुतमिश जो थे वो, उन्होंने क्या किया था? अपने पुत्रों को अयोग्य, उनके पुत्र जो थे अयोग्य थे, और उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। ये कथन जो है एकदम सही है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये भी एकदम करेक्ट है। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी, और वो जनता के सहयोग से ही दिल्ली की सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। उसने हबशी सरदार मालिक याकूत को नायब ममलिक के पद पर नियुक्त किया। ये भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये कथन एकदम असत्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वो लिख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल जो था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक का था, ठीक है। 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था, ठीक है। अल्तुनिया से विवाह किया था रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट क्या है? और रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कैथल के पास डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी रजिया सुल्तान की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रजिया सुल्तान के बारे में। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा जो है उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और ये पूछ लिया जाए कि कब की थी, तो ये की थी 1504 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोदी के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट की बात करें, सिकंदर लोदी ने भूमि को नापने के लिए, सिकंदर लोदी ने भूमि को नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए एक नए पैमाने की खोज की थी। नया पैमाना जारी किया था जिसको कहते हैं गज ए सिकंदरी, ठीक है। गज ए सिकंदरी, ये नया पैमाना जारी किया था सिकंदर लोदी ने। किस चीज के लिए? भूमि को नापने के लिए, जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाई, ठीक है। आगरा जो थी वो सिकंदर लोदी की
राजधानी भी थी। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ, जो संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ था उसका जो अनुवाद किया था फरहंगे, फरहंगे सिकंदरी, ठीक है, फरहंगे सिकंदरी नाम से संस्कृत का जो आयुर्वेद ग्रंथ था उसके नाम से उसका अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ठीक है, खिलजी शासक ने खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर, तो यहाँ पर बताना है कौन से खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन लिया था और उसने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, ठीक है, ये था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशस्प, ठीक है, क्या नाम था? अली गुरशस्प। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशस्प। और अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, सीरी में अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है डाक व्यवस्था की, जो डाक व्यवस्था की शुरुआत जो थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत, डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी सर्वप्रथम। डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने की थी सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है, सल्तनत काल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में हमारे लेखक हैं और सूची दो में पुस्तक हैं। तो फर्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक क्या है? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है तबाकत ए अकबरी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक क्या है? तबाकत ए अकबरी। नेक्स्ट है हसन निजामी। तो हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर, ठीक है, ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की पुस्तक है। नेक्स्ट है मिनहाज उस सिराज। तो यहाँ पर मिनहाज उस सिराज की पुस्तक क्या हो जाएगी? मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबाकत ए नासिरी। ओके, तबाकत ए नासिरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। तो इनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। और यहाँ पर जो पुस्तक है, तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी जो है उनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी। और हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? ताजुल मासिर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और तबाकत ए अकबरी भी देख लेते हैं। तबाकत ए अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद।
ठीक है, किसने लिखी है? तबाकत ए अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किसको छोड़कर गया था? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक कफूर। तो वो छोड़कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण था, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो था, प्रथम आक्रमण कहाँ पर? भारत में। कब किया था मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण भारत में? 1175 ईस्वी में क्या था? और कहाँ पर क्या था? ये था मुल्तान के विरुद्ध। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध था इसका ये आक्रमण। और अब ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और इसका दूसरा आक्रमण कब हुआ था भारत पर? इसने दूसरा आक्रमण कब किया था? और ये जो इसका दूसरा आक्रमण है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका दूसरा आक्रमण। ये कहाँ? ये हुआ था पाटन गुजरात में। ठीक है, पाटन गुजरात में हुआ था और मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था। किससे हारा था? तो ये इसमें हारा था भीम द्वितीय से। ठीक है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त किया था, बुरी तरीके से पराजित किया था। और यहाँ पर हम देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। तो इसका फर्स्ट युद्ध, इसके महत्वपूर्ण युद्ध में आते हैं तराइन के युद्ध। ठीक है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1191 में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? गोरी के बीच हुआ था, गोरी व पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में। किसके बीच हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। यहाँ पर विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट आता है इसका चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध। ये तीनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही लिखवा रही हूँ। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था गोरी एवं जयचंद के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था? गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? गोरी ही इसमें विजयी हुआ था। गोरी की इसमें विजय हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है? वो है संस्कृत विश्वविद्यालय। अजमेर में जो संस्कृत विश्वविद्यालय था, अजमेर में जो संस्कृत विश्वविद्यालय था, अजमेर का जो संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको मोहम्मद गोरी ने, उसके स्थान पर मोहम्मद गोरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का जो झोपड़ा नामक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1196 ईस्वी में। और ये पूर्ण कब हुआ था?
निर्माण शुरू हुआ था 1196 ईस्वी में और खत्म कब हुआ था? 1200 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है, अजमेर में जो संस्कृत विश्वविद्यालय था उसके स्थान पर मोहम्मद गोरी ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। निर्माण शुरू कब हुआ था? 1196 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1200 ईस्वी तक पूरा हो गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? खोखर जाति खोखर जाति के एक युवक ने खोखर जाति का एक युवक था, उसने इसकी हत्या की थी। ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी मोहम्मद गोरी की हत्या। किसने की थी? खोखर जाति के एक युवक ने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और मोहम्मद गोरी ही विजयी हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था पृथ्वीराज को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और कब हुआ था? 1192 ईस्वी में ये हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ? गोरी विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ये मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, उसका पता कहाँ से चलता है? तो उसका पता चलता है जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है, तारीख है फिरोज शाही, उससे पता चलता है। तो कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, उसमें इन मुद्राओं का प्रमाण है। वो किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी। तो तारीख है फिरोज शाही में इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रमाण मिलता है और इसके पूरे शासनकाल का जो पता चलता है वो इब्न बतूता की पुस्तक जो है, इब्न बतूता इब्न बतूता की जो पुस्तक है, रेहला रेहला नामक जो पुस्तक है इब्न बतूता की, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का पता चलता है। और इस पुस्तक को किताबुल रेहला भी कहते हैं। किताब उल रेहला। ठीक है, किताब उल रेहला भी कहते हैं। और इसकी जो रचना हुई थी वो 1333 ईस्वी में की थी। तो इसकी रचना हुई थी 1333 ईस्वी में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्रहक को, कुलीन को? तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के कौन से ऐसे प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग? तो वो था महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी प्रथम तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी ही वो प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी जो ये विद्वान थे, अलबरूनी अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी, ये सब जो थे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, जाट। तो ये हुआ था जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1027 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ जो इतिहासकार आए थे उनमें से कौन शामिल नहीं है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामिनी का लेखक उतबी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी। तो ये है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। जो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं वो महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे, लेकिन ये फिरदौसी जो है उनके दरबारी थे। महमूद गजनवी के साथ नहीं आए थे लेकिन महमूद गजनवी के ये दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। तो दिल्ली की जो मस्जिद है कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, कुवतुल इस्लाम नामक जो मस्जिद है दिल्ली की, उसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण भी कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी कुतुब मीनार की, और इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? और इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो था वो 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी जो है, दिल्ली का काजी पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? कौन से शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने, मुबारक शाह खिलजी ने। तो ये क्या था? मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और मुबारक शाह खिलजी ने और भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे अल इमाम, अल इमाम उपाधि धारण की थी। और खिलाफत उल लह, खिलाफत उल लह, ये उपाधि भी मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी। और इसकी हत्या किसने की थी? मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी गाजी मलिक ने। किसने की थी? गाजी मलिक ने हत्या की थी। किसकी?
मुबारक शाह खिलजी की। और गाजी मलिक किसे कहते हैं? गाजी मलिक कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण पद्धति और बाजार नियमों की जो शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इस मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनमें है शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी, तो ये किसको कहा जाता है? शाहना ए मंडी कहा था बाजार अध्यक्ष को। ठीक है, बाजार अध्यक्ष को शाहना ए मंडी कहा था। और दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत किसको कहा था? बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण रखने वाले को क्या कहा था? दीवान ए रियासत कहा था। नेक्स्ट है सराय अदल। सराय अदल ये किसके लिए था? ये था न्याय के लिए। सराय अदल किसके लिए था? न्याय के लिए। नेक्स्ट है बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी, तो ये किसके लिए था बरीद ए मंडी? बरीद ए मंडी जो था वो बाजार निरीक्षक था। ठीक है, कौन था? बाजार निरीक्षक। इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अपनी जो मूल्य नियंत्रण पद्धति थी उसे नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, उसे नियंत्रित करने के लिए इन सब अध्यक्षों की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वहिंद का युद्ध जो है निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के, महमूद गजनवी और जयपाल के, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। तो ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। तो ये युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में, और आनंद पाल इसमें पराजित हुआ था। ठीक है, विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गजनवी इसमें विजयी हुआ था। तो यहाँ पर अदर्स ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बी है महमूद गजनवी और जयपाल। महमूद गजनवी और जयपाल के बीच युद्ध हुआ था पेशावर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? पेशावर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1001 ईस्वी में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जो है इसमें विजयी हुआ था। जयपाल इसमें हार गया था, महमूद गजनवी विजयी हुआ था। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी हुआ था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था, वो 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है पराजित कौन हुआ था? गोरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज इसमें विजयी हुआ था। पृथ्वीराज प्रथम युद्ध में जो है विजयी हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी और जयचंद। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी हुआ था गोरी। गोरी की इसमें विजयी हुई थी, जयचंद हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिकार के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां सैयद,
सिकंदर लोदी। तो ये क्या था? खिज्र खां सैयद ने। खिज्र खां सैयद ने मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? यामिनी, शंसबनी, गुलाम, खिलजी। तो मोहम्मद गोरी था शंसबनी वंश का शासक। ठीक है, मोहम्मद गोरी कौन से वंश का शासक था? शंसबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? करमाथी, गजनवी, सोलंकी, पंजाब के खोकर। तो ये हुआ था पंजाब के खोकरों के विरुद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1205 ईस्वी में। पंजाब के खोकरों के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1205 ईस्वी में हुआ था। और खोखरों द्वारा ही 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नासुरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज। तो ये क्या था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो ये था रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था देवगिरी पर, तो उस समय वहां के शासक रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबाकत ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसके लेखक था मिनहाज उस सिराज। तबाकत ए नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। यहाँ पर अलबरूनी की पुस्तक भी देख लेते हैं। अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। और जियाउद्दीन बर्नी की दो पुस्तक हैं। एक है फतवाह ए जहादारी। फतवाह ए जहादारी। जहादारी। और नेक्स्ट कौन सी है? फतवाह ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ये दोनों ही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? जो सल्तनत काल के सिक्के थे वो किन धातुओं से बने थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो ये बने थे चांदी, चांदी और तांबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिक्कों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे कि है, सुल्तान इल्तुतमिश जो था वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, अरबी सिक्के शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित किए थे। किसने प्रचलित किए थे? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने प्रचलित किए थे। ये प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के प्रचलित किए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टका, चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक जो सिक्के हैं ये भी किसने प्रचलित किए थे? ये भी प्रचलित किए थे इल्तुतमिश ने ही प्रचलित किए थे। और इन सिक्कों के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का, जो सोने का नया सिक्का था दीनार। दीनार क्या था? सोने का नया सिक्का था। सोने का नया सिक्का किसने जारी किया था? ये जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। और चांदी का सिक्का,
चांदी का सिक्का जो क्या है अदली, चांदी का सिक्का जिसको कहा गया था अदली, वो भी किसने जारी किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जारी किया था। और फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बिख जो है ये चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, किसने प्रचलित किए थे? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, किसने प्रचलित किए थे? फिरोज तुगलक ने प्रचलित किए थे। और सल्तनत काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? दिरहम। दिरहम क्या था? तांबे का सिक्का। ठीक है, दिरहम क्या था? तांबे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो ये क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना था प्रथम सुल्तान? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उजबेक खां। तो ये बना था गाजी मलिक। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष जो था, तो गाजी मलिक को क्या कहते हैं? गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं गाजी मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो वो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और जो ये अमीर खुसरो हैं, इनको कव्वाली गायन को इन्होंने ही प्रचलित किया था। ठीक है, किसको? कव्वाली गायन। कव्वाली गायन को प्रचलित करने वाले अमीर खुसरो ही थे। और यहाँ पर जो है सितार व तबले सितार व तबले का निर्माण सितार व तबले के निर्माण का श्रेय जो है सितार व तबले के निर्माण का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? कब किया था? 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो कब किया था? 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में किया था? तो ये क्या था? नासिरुद्दीन। किसके शासनकाल में किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो ये है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी जो थी महारानी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहते हैं, हाजी बेगम, उन्होंने करवाया था। और कब करवाया था? 1569 से 70 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर हम इल्तुतमिश की उपाधि देख लेते हैं। इल्तुतमिश की उपाधियां हैं नासिर अल, तो यह है नासिर
अमीर, नासिर, अमीर अल मोमिन, नासिर अमीर अल मोमिन। एक और उपाधि है इसकी, सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। और ये इसे किसके द्वारा दी गई थी? ये उपाधियां दी गई थी इसे किसके द्वारा दी गई थी? जो बगदाद के खलीफा हैं, बगदाद के खलीफा जो थे उनके द्वारा इसे ये उपाधियां दी गई थी। बगदाद के खलीफा जो हैं उनके द्वारा इसे ये उपाधियां दी गई। और कब दी गई थी? 1229 ईस्वी में ये उपाधियां इसे दी गई थी बगदाद के खलीफा द्वारा। और बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन ने, तो इसे उपाधि दी गई थी उलूग खां की, उलूग खां की उपाधि दी गई थी। तो ये दी गई थी इसे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। ये उपाधि इसे दी गई थी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा मतलब कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग, इनमें से कोई नहीं। तो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने वाला कौन था? चंगेज खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? 1163 ईस्वी में हुआ था। और चंगेज खां को महान और श्रापित, महान और श्रापित दोनों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था? अफरसियाब का। बलबन जो था वो बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। बलबन जो था इलबरी जाति का तुर्क था। और बलबन को किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? ग्वालियर ग्वालियर की विजय के दौरान। ग्वालियर की विजय के दौरान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बलबन ने केंद्रीय विभाग की स्थापना की थी। केंद्रीय विभाग की स्थापना की थी। केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा गया? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज कहा गया। किसे कहा गया? केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने, उसी को दीवाने अर्ज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कैलुगड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? बलबन ने, फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैलुगड़ी में ही अपना राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो ये जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है, इसका श्रेय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। रामचंद्र, प्रताप रुद्रदेव, वीर बल्लाल, वीर पांडे। तो ये क्या था? प्रताप रुद्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल अलाउल मुल्क दिया, अमीर खुसरो, काजी मुगीसुद्दीन, फखरुद्दीन। तो अलाउल मुल्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन में के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना अथवा हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा, दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सरा ए अदन निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो ये था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तारीख ए एताल मतलब सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो ये नीति अपनाई गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की, किसके लिए की थी? अनाथ स्त्रियों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए, एवं लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए इसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। और इसने एक और विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। तो ये किसके लिए की थी उसने? ये की थी दासों की देखभाल के लिए। दासों की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक की स्थापना की थी। और इसने क्या किया था? फिरोज ने अपनी आत्मकथा, इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। ये इसकी क्या है? आत्मकथा है। फतुहात ए फिरोज शाही गयासुद्दीन तुगलक की क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन तुगलक। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का पूर्व नाम या वास्तविक नाम बोले जोना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्व हक ए शर्ब नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। और फिरोज तुगलक ने जो मेरठ मेरठ और टोपरा मेरठ और टोपरा से अशोक
के स्तंभ लेख जो थे मेरठ और टोपरा से अशोक के जो स्तंभ लेख थे वो दिल्ली में ले आया। ठीक है, दिल्ली में लाया। कौन लाया? फिरोज तुगलक दिल्ली में ले आया मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ लेखों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाया? तो कौन से दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया था। और फिरोज तुगलक ने हिंदुओं को क्या कहा था? जिम्मी कहा था। हिंदुओं को क्या कहा था? जिम्मी कहा था। फिरोज तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी कहा था। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है और आज की क्लास में हमने सल्तनत काल को भी कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नई क्लास में, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वहां पर करेंगे हम आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।